हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी अभी कोविड-19 की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि इस समय हम अपने घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर में एंड आपके सफल, सुखद और सुरक्षित भविष्य की कामना करती हूँ। और हम अपेक्षा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द सामान्य परिस्थितियाँ हो जाएं और आप कॉलेज में आकर पढ़ाई कर सकें। लेकिन तब तक हमें ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी होगी। बीकॉम फर्स्ट ईयर में 3 ग्रुप हैं आपके, बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ABST जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, एंड थर्ड ग्रुप है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो ग्रुप है बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें 2 पेपर हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, भारत में आर्थिक पर्यावरण, और सेकंड पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। हर पेपर के 100 मार्क्स हैं और टोटल जो सिलेबस है प्रत्येक पेपर का, हर पेपर का, वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। हमें ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है। आप विषय से संबंधित, टीचिंग से संबंधित, स्टडी से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या आपकी है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं, तो आप बेझिझक कभी भी हमें व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकती हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर सेकंड, बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। मेरा नाम नीलम सिंघल है, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर। और इससे संबंधित जो भी आपके वीडियोस हैं टॉपिक से रिलेटेड, वो हम अपलोड करते रहेंगे। आप उन वीडियोस को ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकती हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। तो अब हम ये सिलेबस डिस्कस करेंगे। बीकॉम फर्स्ट ईयर, बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रुप, इसका पेपर सेकंड, बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। टोटल जो सिलेबस है हमारा वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र, ये पेपर आप 12th स्टैंडर्ड तक भी काफ़ी कुछ इसके जो टॉपिक्स हैं आप पढ़कर आ चुकी हैं, लेकिन इसकी और एडवांस्ड स्टडी हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में करेंगे। अभी तक आपने केवल इसकी बेसिक नॉलेज ही ली होगी। अब हम इसमें और ज़्यादा एडवांस्ड स्टडी करेंगे। टोटल जो सिलेबस है आपका, इसका पेपर का कोड नंबर है 1843, और इसकी जो फर्स्ट यूनिट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र की, फर्स्ट यूनिट इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या, इससे संबंधित है। और नेक्स्ट जो यूनिट्स हैं हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपके सिलेबस में, वो इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, इसके संबंध में फर्स्ट यूनिट में बताया गया है। तो हम इसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स,
कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या होता है, नेचर, प्रकृति एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति और इसका क्षेत्र क्या है, किन किन फील्ड में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की जाती है, कहाँ पर ये इकोनॉमिक्स के जो थ्योरीज हैं वो एप्लीकेबल हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। इसका मीनिंग, टाइप्स, प्रकार, डिफरेंस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थात व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है और इंटरडिपेंडेंस क्या है, एक दूसरे पर निर्भरता क्या है, कैसे ये दोनों माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से रिलेट करती हैं, संबंध रखती हैं, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम, कीमत संतुलन का सामान्य सिद्धांत, जनरल एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम, सामान्य और आंशिक संतुलन, कीमत का सामान्य और आंशिक संतुलन, स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स, स्थिर और प्रावेगिक अर्थशास्त्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। ये हमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकंड यूनिट है आपकी यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण। जैसे कि हम जानते हैं कि आवर एवरी एक्टिविटी इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारी हर क्रिया एक आर्थिक क्रिया है। और इकोनॉमिक्स में एज ए सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में स्टडी करने के लिए हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, 5 श्रेणियों में बांट दिया गया है। जैसे कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेवेन्यू, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। तो आवर बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंजम्पशन, हमारी जो मूल आर्थिक क्रिया है वो क्या है, उपभोग। कंजम्पशन, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एंड रेवेन्यू, जिसे हम राजस्व या सार्वजनिक वित्त के नाम से जानते हैं। तो सेकंड यूनिट में हम स्टडी करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस, यानी जो टोटल यूनिट है सेकंड वो रिलेटेड है डिमांड एनालिसिस से रिलेटेड, यानी कि हमारा कंजम्पशन पैटर्न क्या है, हम किस तरह से कंजम्पशन करते हैं कमोडिटीज का एंड सर्विसेज का, वस्तुओं और सेवाओं का हम उपभोग क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, हमारा डिमांड पैटर्न क्या है, किन वस्तुओं की हम डिमांड करते हैं और कितनी क्वांटिटी में हम डिमांड करते हैं। इन सब का एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज बनाई गई हैं, उनके बेसिस पर हम डिमांड का एनालिसिस करते हैं। तो सेकंड यूनिट में हम स्टडी करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में, उपयोगिता विश्लेषण के बारे में, क्योंकि किसी भी कमोडिटी और सर्विस का हम कंजम्पशन किस लिए करते हैं, क्योंकि उसमें वो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी नीड्स को, हमारी नेसेसिटीज को, हमारे रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए हम कमोडिटीज एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं। तो क्यों कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि उन कमोडिटीज में या सर्विसेज में वांट्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है, आवश्यकता को संतुष्ट करने की पावर होती है, इसलिए हम उन अपनी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करने के लिए उन कमोडिटीज एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं। और वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। किसी भी वस्तु की में या सेवा में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो गुण पाया जाता है हम उसे उपयोगिता कहते हैं। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में।
इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम, कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता की बचत, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, मांग और मांग का नियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, डिग्री, कैटेगरीज कितनी है, श्रेणियां जिसे हम कहते हैं, कितनी तरह की इलास्टिसिटी होती है, एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को मापने के मेथड्स क्या हैं, तरीके क्या हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उदासीनता वक्र विश्लेषण, इट्स मीनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और कंज्यूमर सर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुलन को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इनकम, प्राइस एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आय, कीमत और प्रतिस्थापन प्रभाव, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, अधिमान मांग सिद्धांत, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो ये 2 यूनिट हैं, फर्स्ट इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज अबाउट डिमांड एनालिसिस, के हम कंजम्पशन किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थर्ड यूनिट है प्रोडक्शन से रिलेटेड, और बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंजम्पशन, हमारी जो मूल आर्थिक क्रिया है वो है उपभोग। तो सबसे पहले हम डिमांड एनालिसिस करते हैं कि कितना कंजम्पशन कर रहा है कोई व्यक्ति, किन कमोडिटीज और सर्विसेज का कंजम्पशन किया जा रहा है, एंड कितनी क्वांटिटी में वो कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है। इन सब का जो स्टडी किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसको हम डिमांड एनालिसिस कहते हैं। डिमांड एनालिसिस करने के बाद में फिर उसका उन कमोडिटीज एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। So our third unit is about production of commodities and services. Production function, उत्पादन, फलन, law of returns and returns to scale, उत्पत्ति के नियम, law of returns and returns to scale, पैमाने के प्रतिफल. Law of returns is also known as short term production function. इसको हम अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं, and returns to scale, पैमाने के प्रतिफल को हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं. रिटर्न्स टू स्केल इज आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, राइट. सो लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड रिटर्न्स टू स्केल, उत्पत्ति के नियम और पैमाने के प्रतिफल, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बढ़ते हुए प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते हुए प्रतिफल, आइसोक्वेंट्स एंड आइसो कॉस्ट कर्व्स, सम उत्पाद आइसोक्वेंट्स, इसको आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं, आइसो प्रोडक्शन कर्व भी कहते हैं, आइसोक्वेंट्स सम उत्पाद एंड आइसो कॉस्ट कर्व सम लागत वक्र, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लागत और आगम विश्लेषण, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस. इट्स मीनिंग, इसका अर्थ, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके प्रकार, कॉस्ट कितने प्रकार की होती हैं, रेवेन्यू कितने प्रकार की होती हैं, एंड देयर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और उनका रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुतिकरण. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी पैमाने की बचतें, इन सब के बारे में हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है. फोर्थ यूनिट इज अबाउट एक्सचेंज.
फर्स्ट सेकंड यूनिट में कंजम्पशन यानी डिमांड कितनी हो रही है और किन कमोडिटीज की हो रही है उसका एनालिसिस किया। फिर थर्ड यूनिट इज अबाउट प्रोडक्शन, हमने उत्पादन किया उन वस्तुओं का, अब उनको मार्केट में बेचा जाएगा। ओके, सो फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे मार्केट एंड देयर क्लासिफिकेशन, बाजार किसे कहते हैं और उन कितने प्रकार के मार्केट होते हैं उनका क्लासिफिकेशन। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्म, एक फर्म के द्वारा जब माल उत्पादित किया जाता है और जब उसको मार्केट में बेचा जाता है तो हर फर्म का उद्देश्य होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, या अगर लॉस हो रहा है तो उसको मिनिमाइज करना, कम से कम करना। तो लाभ को अधिकतम करना हर फर्म का उद्देश्य होता है। तो उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एक फर्म किस कीमत पर वस्तुओं का विक्रय करे कि उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके, अपने लाभ को वो फर्म अधिकतम कर सके। एक फर्म जब प्रोडक्शन करती है और उसके बाद में जब उसको मार्केट में सेल करने के लिए जाती है अपने प्रोडक्ट को, तो उसको कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। दूसरे जो सेलर्स हैं, दूसरी जो फर्म्स हैं, उनके साथ में उसको कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। तो किस तरह का वो कंपटीशन फेस करती है उसके अकॉर्डिंग मार्केट का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन फेस्ड बाय फर्म्स। तो किस तरह का कंपटीशन फेस करती है उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट, अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, एकाधिकार। राइट, तो फर्म के द्वारा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता जिसे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कहते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता भी कहते हैं, उसके अंतर्गत एंड मोनोपोली कॉम्पिटिशन्स और एकाधिकार के अंतर्गत फर्म के द्वारा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइस और उत्पादन का निर्धारण करना। एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेदीकरण, जो कि मोनोपोली में पॉसिबल होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना। इसके बारे में स्टडी करेंगे। प्राइस एंड आउटपुट अंडर ओलिगोपोली, अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत और उत्पादन निर्धारण, किंग्ड डिमांड कर्व, किंग्ड मांग वक्र, कोल्यूसिव एंड प्राइस लीडरशिप, अल्पाधिकार में कपटधाई और कीमत नेतृत्व के अंतर्गत कीमत और उत्पादन का निर्धारण, रोल ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्व, अति अल्पकाल है, अल्पकाल है, दीर्घकाल है या दीर्घकाल है, किस समय अवधि में वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जा रहा है, उस पर टाइम एलिमेंट का, समय अवधि का बहुत इफेक्ट होता है। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। रोल ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द कमोडिटी। फिफ्थ यूनिट, पांचवी यूनिट जो है हमारी वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेवेन्यू से रिलेटेड, कि हमने डिमांड एनालिसिस कर लिया सेकेंड यूनिट में, फिर हमने प्रोडक्शन किया थर्ड यूनिट के अंतर्गत, फोर्थ यूनिट में हमने उसको मार्केट में बेचा। अब बेचने के बाद में जो फर्म्स हैं, जो विक्रेता हैं, जो सेलर्स हैं, उनको पैसा मिला, रेवेन्यू मिला। ओके, तो उस रेवेन्यू का वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और प्रबंध, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर एंड लेबर, ये पांच तत्व मिलकर किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाते हैं। तो जब माल बेचा जाता है उससे जो सेल प्रोसीड आया
जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो अब इन उत्पादन के इन 5 साधनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं इनमें किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसके बारे में हम स्टडी करेंगे 5th यूनिट में। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, रिकार्डियन एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का रिकार्डियन और आधुनिक सिद्धांत, मजदूरी निर्धारण का, वेजेस क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न थ्योरी, जो मजदूरी निर्धारण है उसका अर्थ क्या होता है और इसका आधुनिक सिद्धांत, इंटरेस्ट ब्याज पूंजी का जो रेम्यूनरेशन होता है दैट इज इंटरेस्ट। तो ब्याज क्या होता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के निर्धारण का तरलता अधिमान सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट, लाभ, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, भूमि, पूंजी, लेबर जिसे हम श्रम कहेंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो स्पेशल टाइप ऑफ लेबर है, उनको जितना फर्म ने प्रॉफिट रेवेन्यू कलेक्ट किया उसमें से इन सबको देने के बाद में जो रेजिडुअल होता है, जो शेष बचता है, वो एंटरप्रेन्योर को मिलता है एंड वो इट मे बी प्रॉफिट और इट मे बी लॉस। तो प्रॉफिट किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, एंड प्रॉफिट की रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जोखिम का सिद्धांत जो है लाभ का, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दिस इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। और इन सब साधनों को, उत्पादन के जो 5 साधन हैं इनको, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन सबको इनकम मिल गई। अब नेक्स्ट होगा पब्लिक फाइनेंस, रेवेन्यू, या जिसे हम नेशनल इनकम एनालिसिस कहते हैं, सार्वजनिक वित्त कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है, यानी कि उत्पादन के जो 5 साधन थे इनको जब इनकम मिली अब गवर्नमेंट इनसे टैक्स कलेक्ट करेगी। ओके, तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, मेथड्स ऑफ कंपोनेंट्स, राष्ट्रीय आय को गणना करने की विधि क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, राष्ट्रीय आय के जो कंपोनेंट्स हैं, मेन घटक जिनको हम कहेंगे राष्ट्रीय आय के, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनआई नेशनल इनकम, पीआई पर्सनल इनकम, डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड लास्ट वन इज डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, इन सब के बारे में स्टडी किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का टोटल ये सिलेबस है जो कि 5 यूनिट में डिवाइडेड है। हम समय समय पर इन सब विषय से संबंधित, इन सब टॉपिक से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आप उनको ध्यान से सुने और उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न है आप हमसे पूछें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इससे रिलेटेड जो बुक्स हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं, एच.एल. आहूजा की बुक है, के ब्राउनिंग एडगर की बुक है, इसके अलावा फर्ग्यूसन, पीआर और अलग अलग जो राइटर्स हैं, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एच.एल. आहूजा की बुक है। इसके अलावा हिंदी मीडियम में बी.एल. ओझा हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये सब बुक्स आप परचेज कर सकती हैं और इसके अलावा हमारे वीडियोस आप ध्यान से सुनें और अपने ज्ञान को इंक्रीज करें। थैंक यू।